हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.88 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग लूप एनालिसिस टेक्निक। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में कहा था कि मैंने ये चीज़ पे रिसर्च किया इस चीज़ पे कि सुपर लूप लगाना ज़रूरी नहीं होता, सुपर मैश से भी काम चलेगा आपका लूप एनालिसिस में, क्योंकि इस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो डैट्स वाई हम यहाँ पे यार सुपर मैश ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुपर मैश ज़्यादा आपको करेक्ट आंसर ला के देता है। वो तो मैं कहता हूँ 100% करेक्ट आंसर लाने की चांसेस होते हैं सुपर मैश की मदद से, जबकि सुपर लूप इसका उल्टा है, वो 100% रॉन्ग आंसर आने की भी कह लें कि कंडीशन बना देता है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं जी, हर एक लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवा देते हैं, जैसा कि लूप एनालिसिस का पहला स्टेप होता है हमारे पास। तो चलें सबसे पहले इस लूप के अंदर हम I1 के नाम से करंट को फ्लो करवाते हैं, और हमेशा डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज लेनी है जैसा कि मेरा असूल है। और इस लूप के अंदर हम I2 को फ्लो करवा देते हैं, और यहाँ पे I3 के नाम से एक वेरिएबल करंट फ्लो करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस करंट पे डिपेंड कर रही है। अब देखिएगा ज़रा, जो I0 करंट है वो इस ब्रांच के अंदर फ्लो करवा के दिखाई गई है। तो आपने इन दोनों की डायरेक्शन चेक करनी है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वेरिएबल्स की क्वांटिटी भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है तो मैं कहता हूँ रिएक्शन है ही नहीं, दोनों एक्शन है। अब ज़रा गौर कीजिए, हम इनका फ्लोएंस चेक करते हैं। ये डाउनवर्ड जा रही है ना इस तरफ। अब I3 को फ्लो करके देखो, जब हम इसको फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आके इस वायर में ऐसे डाउनवर्ड ही जाती है। दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो दोनों की वैल्यू सेम हुई, तो लिहाजा I0 डायरेक्ट बराबर है I3 के। हमें I3 वेरिएबल मालूम करना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कंडीशन ये भी आ गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे दो लूप्स के सेंटर में एक करंट सोर्स पाया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो सुपर लूप या सुपर मैश लगाया जाता है। अब हम सुपर लूप की यार बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सुपर मैश पे ही बात करेंगे। ठीक है जी, तो लिहाजा सुपर मैश लगाया जाएगा। तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे सुपर मैश की। ठीक है जी, वो कैसे लिखी जाती है, जो यहाँ पे करंट सोर्स सुपर मैश की यहाँ पे कंडीशन बना रहा है, आपने उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों करंट्स को देखना है, दो लूप्स के सेंटर में जहाँ पे आ रहा है। जो उसके अकॉर्डिंग चलती है उसको पॉजिटिव दे दो, और जो उसके मुखालिफ चलती है उसको नेगेटिव साइन दे दो। ठीक है जी, और इज इक्वल टू में उसकी वैल्यू लिख दो, देन इट्स द इक्वेशन ऑफ सुपर मैश। अब देखें, हम I1 को फ्लो करके अगर चेक करें तो ये जब इसके करीब आती है, इस वायर में से गुजरती है, तो ये डाउनवर्ड जा रही है और ये अपवर्ड जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। तो I1 तो आ गया नेगेटिव में, माइनस I1। अब I3 की बात करूं तो I3 को जब हम ऐसे फ्लो करके चेक करें तो ये इस वायर में से ऐसे ऊपर की तरफ ही फ्लो करती है, और ये भी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये तो आ गई पॉजिटिव में, प्लस I3, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ गई जो कि 5 मिली है। तो अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, ज़्यादातर आपको पता है जब भी हम करंट्स यानी कि लूप एनालिसिस लगा रहे होते हैं तो करंट्स के साथ किलो की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ पाई जाती हैं, और ये मिली वगैरह नहीं इस साइड पे होता है। इस मिली को हमने ख़त्म करना है, इसको सिंपल एक कांस्टेंट बनाना, 5, 10 ऐसे कोई एक नंबर सिंपल होना चाहिए, उसके साथ किलो मिली वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दे देते हैं। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दूँगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा -1K I1, और यहाँ पे आ जाएगा 1K I3, और इज इक्वल टू में क्या होगा, किलो जब इसके साथ ज़रब खाएगा, 1K जब ज़रब खाएगा 5 मिली से, किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा और सिंपल ये 5 आ जाएगा। अब देखें आपके पास ना टोटल यहाँ पे लूप्स की 3 करंट्स हैं इस वक्त, I1 भी, I2 भी, I3 भी है। ठीक है जी, जिससे ये चीज़ जाहिर होती है कि आपके पास टोटल 3 वेरिएबल्स रहने वाले हैं हर इक्वेशन के अंदर। तो आपकी इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो I2 वेरिएबल मिस है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर दोगे -1K I1, 0K I2। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे I2 का वेरिएबल 0 है, ये चीज़ आप मेंशन कर दोगे, प्लस 1K I3 इज़ इक्वल टू 5। फिर जाकर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये आपकी इक्वेशन आई है सुपर मैश की वजह से। अब सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा होगी, जैसा कि सुपर मैश कहता है कि जब दो लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स आ जाता है तो उस करंट सोर्स का निचोड़ निकालने के बाद आपने क्या करना होता है, सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा कर देनी होती है, जो कि बस इक्वेशन लिखवाने में काम आती है। करंट्स अपने लूप्स में ही रहती हैं सुपर मैश के अंदर। ठीक है जी, सुपर लूप के अंदर इसका उल्टा एक प्रोसीजर होता है, वो थोड़ा ना डिफ़िकल्ट होता है, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बता दिया, तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट करेगा क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KVL एट सुपर मैश।
ठीक है जी। ठीक है, अप्लाई केवीएल एट सुपर मैश। इतना लिखने के बाद अब आप सुपर मैश के ऊपर केवीएल लगाएंगे, यानी कि इसकी बाउंड्री में जो जो कंपोनेंट्स आता जाएगा, जहाँ जहाँ से ये लाइन गुजरेगी उस कंपोनेंट के हमें वोल्टेज लिखने होंगे। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगा हूँ। देखिए अभी तक कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा। जब मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कंपोनेंट आता है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में इसकी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है सुपर मैश की बाउंड्री, तो ये प्लस में वोल्टेज लिखे जाएंगे +6। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब मुझे इसके भी वोल्टेज लिखने हैं। पहले नंबर पे तो मैं इसकी रेजिस्टेंस मेंशन कर दूंगा, बिकॉज बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो करंट्स के गुजरने से। क्योंकि ये देखो, अब आपको एक चीज़ बताऊं, सुपर मैश की जो बाउंड्री होती है ना, वो यानी कि खुद एक करंट नहीं होती कि जो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस करे, वो असल में बस इक्वेशन लिखवा रही होती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखें आपने ना यहाँ पे देखना है कि इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो करंट इसके अकॉर्डिंग चल रही होगी सुपर मैश की डायरेक्शन के, वो पॉजिटिव ले ली जाएगी, और जो इसके मुखालिफ चल रही होगी वो इसके रजिस्टर के अंदर नेगेटिव ले ली जाएगी। अब देखें I1 को ज़रा गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चल रही है सुपर मैश के, तो ये तो ले ली गई पॉजिटिव, लेकिन 6 किलो ओम में से दो करंट्स पास कर रही थी ना, इसलिए मैं दो करंट्स तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। देखें एक तो I1 थी, दूसरी ये I2 थी अपनी लूप के अंदर। जब इसमें से दो करंट ये वाली गुजरती हैं तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। I2 को देखा जाए तो ये ऐसे जा रही है लेफ्ट साइड को, I1 को देखा जाए और सुपर मैश को देखा जाए तो ये दोनों जा रहे हैं राइट साइड को, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। तो लिहाजा हम नेगेटिव किसको लेंगे, जिसके ऊपर इस वक्त केवीएल नहीं लग रहा। केवीएल लग रहा है सुपर मैश पे, तो इसका मतलब I2 को नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर केवीएल नहीं लग रहा। जिसके ऊपर केवीएल लग रहा होता है, जिस लूप के ऊपर, उसकी करंट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं सुपर मैश की तरफ, तो आगे जाके ये वाला कंपोनेंट आता है। अब इस कंपोनेंट में देखें कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं दो करंट्स के गुजरने की वजह से। एक I3 की करंट है, एक I2 की करंट है। तो लिहाजा I3 की करंट देखें सुपर मैश के अकॉर्डिंग जा रही है, यानी कि ऐसे राइट साइड को, और I2 यहाँ पे भी अपनी डायरेक्शन अगर इसकी फ्लो करवा के देखें इस करंट को, तो ये भी लेफ़्ट साइड को अब जा रही है। तो फिर से वही बात, एक की अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों साइड पे। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, किसी एक करंट को नेगेटिव लेंगे। किसको नेगेटिव लेंगे जी, जिसके ऊपर केवीएल नहीं लग रहा, यानी कि I2 को नेगेटिव लेंगे। तो ये आ जाएगा 6K इंटू I3 माइनस I2। ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सुपर मैश की बाउंड्री में ये वाला रजिस्टर आता है, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे देखें। इसमें से सिर्फ I3 करंट गुजरती है तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 6K I3। और यहाँ पे देखें सुपर मैश की, वहीं पे हम वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इक्वेशन मुकम्मल होगी, तो इज़ इक्वल टू में हमने 0 लिख दिया। ठीक है जी, अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। वेरिएबल्स की एक तरतीब से लिखेंगे, पहले I1 फिर I2 फिर I3। ठीक है जी, तो पहले I1 वाले कंपोनेंट इकट्ठे कर ले। देखें पहले सिर्फ 6 I1 ही इसमें मौजूद है, तो ये आ गया स्टार्ट में। फिर हम I2 वाले इकट्ठे करते हैं। देखें I2 वाले क्या कितने हैं यहाँ पे, -6 I2, ये भी एक ही है, सॉरी एक नहीं है, ये एक और था, -6 ये 12 हो जाना। चलें यार एक स्टेप और कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। और ये +6 I3 +6 I3 कितना हो जाएगा, 12 I3। और ये 6 दूसरी जानिब जाके -6 हो जाएगा कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाए तो 6 I1 है, फिर है -12 I2, और फिर है आपके पास +12 I3, और ये आपके पास बच्चों आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब आपको इक्वेशन नंबर 3 बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने वेरिएबल्स आपकी इक्वेशन के अंदर चल रहे होते हैं ना, तकरीबन आपको उतनी ही इक्वेशंस बनानी पड़ जाती हैं। तो डैट्स वाई आपको क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कौन सा लूप रह गया जिसके ऊपर केवीएल नहीं लग सका, सुपर मैश ने इन दोनों लूप्स पे केवीएल लगा दिया, तो लिहाजा ये लास्ट एक लूप रह गया जिसके ऊपर केवीएल नहीं लगा, तो यहाँ पे अब आप केवीएल अप्लाई करोगे। ठीक है जी, अप्लाई केवीएल एट लूप 2। ठीक है जी, तो ये आपने ऊपर इक्वेशन लिख देनी, सॉरी ये स्टेटमेंट लिख देनी है, अप्लाई केवीएल एट लूप 2। तो देखें मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे I2 करंट जो होगी वो इस 6 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजर रही होगी। अब फिर से वही बात है, इस 6 किलो ओम के रजिस्टर में से दो करंट पास करती हैं तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। I2 जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड को जा रही होगी, जबकि I3 इसमें से जो गुजर के वोल्टेज प्रोड्यूस करवा रही है वो जा रही है राइट साइड को। तो लिहाजा वो लेफ्ट ये राइट दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो एक करंट नेगेटिव लेनी पड़ेगी। किसको नेगेटिव लेंगे, I3 को,
क्योंकि जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उसकी करंट को पॉजिटिव लेना है। I2 के ऊपर KVL लग रहा है तो I2 तो आगे पॉजिटिव और I3 आगे नेगेटिव। इसी तरह से जब अगला 6 किलो ओम का देखें, ये वाला रजिस्टर आता है +6 के, मैंने इसलिए पहले लिख के रख लिया है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये वाला 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है। यहाँ पे भी I2 देखें लेफ्ट साइड को जा रही है और इसमें से I1 भी गुजरती है जो कि जाती है राइट साइड को, फिर से डायरेक्शन अपोजिट, तो I2 हम पॉजिटिव लेंगे, I1 नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट कंपोनेंट रह जाता है, ये 6 किलो ओम का रजिस्टर, इसमें सिर्फ I2 के गुजरने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला आ गया 6 के I2 और वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इज इक्वल टू में हमने 0 लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले I1 का वेरिएबल देखें, वो आ रहा है -6 के I1, फिर I2 ये देखें 6 के I2 6 के I2 6 के I2 18, फिर I3 की बात करूं तो -6 के I3 ये एक ही है और इज इक्वल टू में 0 ही है। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी बन गई 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, आपके सामने मैं तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगूँ। पहले वो फर्स्ट इक्वेशन, इनके पहले बच्चों कांस्टेंट्स असल में लिखे जाते हैं साइंस के साथ, -1 के है, फिर दूसरी के साथ 0 के है, फिर थर्ड के साथ 1 के है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में 6 के है, फिर -12 के है, फिर 12 के है, और थर्ड इक्वेशन में -6 के है, फिर 18 के है, फिर -6 के है। फिर बच्चों इनके कांस्टेंट्स के साथ जो वेरिएबल्स थे उनको कॉलम वाइज लिखा जाता है। I1 है पहले नंबर पे, फिर I2 है, फिर I3 है, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स आपको इज इक्वल टू की दूसरी जानिब लिखे जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखें 5 है, दूसरी इक्वेशन में -6 है, थर्ड इक्वेशन में 0 है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू मैयर कर लेते हैं, या आपने जाके वीडियो देख लेनी है हमारी एग्जाम्पल 3.11 की, ठीक है जी। तो वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी मैं बस आपको वैल्यूज़ निकाल के बता दूंगा कौन कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास I1 I2 I3 की। आपने अगर इसका तरीका सीखना है तो मैंने बता दिया, आपको हिंट बता दिया कौन सी वीडियो से आपने जाकर देखना है। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यूज़ दी हैं। पहली वैल्यू मेरे पास है -4.6, इनके साथ मिली इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने रजिस्टर्स की वैल्यूज़ के साथ किलो पुट नहीं था किया। मुझे वैसे ही पता है क्योंकि रजिस्टर जितना बड़ा होता है उतनी छोटी करंट होती है। अगर ये किलो में तो करंट मिली में होगी, वैसे ही पता होना चाहिए आपको। तो लिहाजा फर्स्ट वैल्यू है -4.6 मिली एम्पेयर I1 की वैल्यू, ठीक है जी। I1 है हमारे पास -4.6 मिली एम्पेयर। I2 हमारे पास आई है जी -1.4 मिली एम्पेयर, और I3 हमारे पास आई है 0.4 मिली एम्पेयर। और आपको वैल्यू I3 की ही चाहिए थी I0 के लिए। देखें I0 इज़ इक्वल टू I3 और I3 आपके पास आ गया 0.4। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है आपका वो है 0.4 मिली एम्पेयर। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।